हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्वाइट सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर अपलोड करने में। तो हम सीडीपी हमने शुरू कर रखी थी, जैसा कि आपको पता है। मैंने 4 मैराथन अपलोड किए। मैराथन नंबर 1 और 3 के अंदर 1 में हमने सारे लॉजिक और थिंकिंग बेस्ड, जिनको मैं बोलती हूँ लॉजिक बेस्ड, सारे टॉपिक्स हमने 12 टॉपिक्स इसके अंदर किए थे। उसके अलावा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस की हमने पीवाईक्यू के। फिर थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया, थ्योरीज की। अगर हम कंटेंट की, सिलेबस की बात करें तो अभी तक हमने 2 वीडियोस करी हैं। वीडियो 1 में लॉजिक बेस्ड कंटेंट किया हमने। 2 में हमने सारी थ्योरीज करी हैं। सारी थ्योरीज मतलब 7 थ्योरी हमने इसमें करी है बहुत ही कम टाइम में। और थर्ड लेक्चर अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि हमारा है इसमें हम 9 टॉपिक्स करेंगे। मेजरमेंट पढ़ेंगे, जिसमें असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एनसीएफ 2005 और 23 का, सीसीई, डिसेबिलिटी, स्कूल या फिर ब्रांचेस, सोशलाइजेशन एंड मोटिवेशन। ये हमारा इसमें वेरियस टॉपिक्स हो गए थर्ड लेक्चर में। फिर अभी 3 लेक्चर और लगेंगे, 4, 5, 6। जैसे कि इसमें रहेगा हमारा क्या रहेगा, इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी और लर्निंग। 3 वीडियो और बनेंगी और आपकी सीडीपी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट देखिए, मैं इसको एक बार साफ करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरीज में कि आपको एक पेज पे बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने इस तरीके से। आई होप आपने वो नोट्स बना लिए होंगे। और कोई अगर बच्चा है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, तो आप थर्ड नंबर वीडियो के आखिर में आप जाके वो देख सकते हो किस हिसाब से मैंने वो नोट्स बनाने आपको बताए, और उसी अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप सारी जो कंटेंट वाली वीडियोज़ है ना, उनके इसी तरीके से अगर नोट्स बना लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 पेज में या हार्डली 3 पेज में आपकी सारी सीडीपी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट पढ़ते हैं हम। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग numbers or scores to an individual's performance, behavior or attributes according to the definite rules। मेजरमेंट क्या है कि प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, बिहेवियर को हम क्या करना, स्कोर देना या फिर नंबर्स देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने टेस्ट में से 100 में से 75 मार्क्स स्कोर किए, तो वो क्या है, मेजरमेंट है। मेजर कर रहे हैं हम, उसमें क्या, नंबर्स असाइन करना। तो स्टीवेंस की डेफिनेशन है, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स जो है वो असाइन करना। अब आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने की पॉइंट्स अपने ध्यान रखने हैं कि मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है। जहाँ पे भी नंबर्स की बात आएगी मतलब वो क्वांटिटेटिव है, मतलब वो मात्रात्मक है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है, जैसे मार्क्स, स्कोर, रैंक्स, एंड इट फॉलोज द स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर। ये पर्टिकुलर रूल और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ई वैल्यूएशन, नॉट द होल प्रोसेस। जैसे अगर ये जैसे जो मेजरमेंट है वो एक नैरो टर्म है और ई वैल्यूएशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। तो अगर ये बड़े वाला सर्कल ई वैल्यूएशन है, तो इसी का एक पार्ट क्या है, मेजरमेंट, उसका छोटा पार्ट मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट हमें क्या आंसर करता है कि हाउ मच, मतलब कितना। फॉर एग्जाम्पल, 100 में से आपने कितना स्कोर किया, आपकी हाइट कितनी है, आपका आईक्यू स्कोर कितना है। तो कितना जो वर्ड है उसको कौन आंसर करता है, मेजरमेंट करता है। तो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ। उसके बाद में जो एस स्टीवेंस है, उन्होंने अलग अलग लेवल्स बताए हैं इसके। तो स्टीवन ने 4 लेवल बताए हैं, जिसे नेचर ऑफ नंबर्स एंड रूल बेस है जो कि। तो इसमें सबसे पहला आता है नॉमिनल। इसमें आपको ट्रिक याद रखनी होती है, नो आई एम रियल। ठीक है, तो सबसे पहले नो से नॉमिनल। नॉमिनल मतलब इसमें क्या रहेगा, यूज्ड ओनली फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ नेम्स दिए जाते हैं। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इक्वल और इक्वल टू नोट का कंपैरिजन पॉसिबल होता है। नंबर्स आर लेवल्स ओनली, सिर्फ इस पे यहाँ पे नंबर लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जेंडर है तो 1 नंबर, फीमेल है तो 2 नंबर।
ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है कौन सा नहीं है, या फिर सिर्फ रोल नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही नैरो टर्म है नॉमिनल वाली। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको जैसे जेंडर का मेल और फीमेल में नंबर 1 पे टिक करना, नंबर 2 पे टिक करना, इस तरीके से। सेकंड अपना रहता है ऑर्डिनल, रैंक स्केल बोलते हैं। इसमें क्या है, ऑर्डिनल में रैंक दी जाती है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, रैंक दे दी। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता कि फर्स्ट के और सेकंड के रैंक के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता होता। तो यूज फॉर रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। देखो डिफरेंस बिटवीन रैंक, उनके रैंक के बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं है, बस हमें ये पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बट वी डोंट नो कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जैसे कि रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्रेड दे दी A B C, ये सबसे अच्छा है, ये बीच का, ये थर्ड का है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितना अच्छा है, ठीक है। तो जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, ये इस तरीके से हमने इसमें रैंक दे देते हैं। और जैसे स्टैट में क्या, मीडियन और परसेंटाइल का कंसेप्ट। फिर हमने देखा था नो, आई एम रियल, नो से नॉमिनल, ओ से ऑर्डिनल, आई से इंटरवल एंड आर से क्या हो जाएगा, रेशियो। तो इंटरवल का रहेगा डिफरेंस, इसमें इक्वल डिफरेंस होता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो वी नो कि उनमें डिफरेंस कितना है। इक्वल इंटरवल होता है लेकिन उसमें कोई ट्रू एक जीरो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है तो उनमें इक्वल डिफरेंस है, कितना है कितना नहीं है वी नो, ठीक है। तो इसमें स्टैट में क्या आ जाता है, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन वाला किसका हो जाएगा, हमारे आई का। फिर आर की बात आती है, आर क्या है, रेशियो, ये हाईएस्ट लेवल है, इसमें इक्वल इंटरवल होंगे, ठीक है, इसमें इक्वल इंटरवल होते हैं, प्लस में एब्सोल्यूट जीरो भी होती है, जीरो से यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हो रही होती है, ट्रू जीरो प्रेजेंट होती है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं, रेशियो कंपैरिजन भी इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसमें सारे स्टैटिकल मेजर्स यूज हो जाते हैं, एग्जांपल जैसे कि हाइट, वेट, एज, मार्क्स ऑब्टेन, टाइम टेकन, सारे ही डाटा इसमें हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो NOIR ये इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड होता जाता है, ठीक है। और ये एक और ट्रिक होगी, नेम, रैंक, डिफरेंस, एब्सोल्यूट, ठीक है। नेम नॉमिनल सिर्फ नाम देगा, ऑर्डिनल रैंक देगा, इंटरवल हमें एग्जैक्ट डिफरेंस बता देगा, और रेशियो में एब्सोल्यूट डाटा हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मेजरमेंट के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। फिर अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होता है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अबाउट द लर्नर्स लर्निंग प्रोग्रेस, लर्नर की प्रोग्रेस को, एबिलिटी को, डिफिकल्टी को कंप्लीटली वो क्या करता है, कंटिन्यूसली असेस करता है, ठीक है। तो इसमें देखो, असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग को वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सिस्टमैटिक प्रोसेस से एनालाइज करता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें वो स्टूडेंट के लर्निंग को देखता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आता है, इसके अंदर 4 टाइप ऑफ असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव, समेटिव, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर रेमेडियल और एक डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये फॉर्मेटिव जैसे अपने FA टेस्ट नहीं होते थे जब अपन छोटे होते थे, FA टेस्ट हो गया है ना, यूनिट टेस्ट हो गए, या फिर अपने क्लास टेस्ट हो गए। मतलब फॉर्मेटिव का शब्द का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचर हमें 1 अप्रैल से पढ़ाना शुरू करता है, 31 मार्च को अपना सेशन खत्म होता है, तो मान लो कि एक ही सेमेस्टर का सिस्टम है, मान लो यहाँ पे फाइनल एग्जाम्स होंगे मार्च में, तो मार्च से पहले 1 अप्रैल से लेके यहाँ जो मंथली या फिर बाई मंथली जो टेस्ट हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, FA टेस्ट हो रहे हैं, वो क्या हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये किस लिए किया जाता है, ताकि बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके, फीडबैक प्रोवाइड करवाया जा सके, आइडेंटिफाई कर सके कि जो स्टूडेंट है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, क्लास टेस्ट, क्विज, होमवर्क, ऑब्जर्वेशन और क्लास डिस्कशन, ठीक है। इसका नेचर ये लगातार कंटिन्यूस रहता है, सपोर्टिव है और डायग्नोस्टिक है। फिर उसके बाद में अपना आता है समेटिव। समेटिव मतलब बिल्कुल लास्ट में, जब यहाँ पे इस टाइम पे जो होता है अपना लास्ट में, एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब हमें देखना होता है कि हाँ बच्चे ने कितना अचीव किया है, ठीक है, वो जज करता है ओवरऑल अचीवमेंट बच्चे की, उसमें ग्रेड दी जाती है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि फाइनल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स या फिर टर्म एंड
इसका नेचर क्या होता है, इवैल्यूएटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आखिर में तो अब यही देखा जाएगा कि बच्चे ने स्कोर कितना किया है। ठीक है, फिर अपना थर्ड टाइप आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये बिफोर और ड्यूरिंग, इंस्ट्रक्शन देने के दौरान या फिर उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको कुछ डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है कि उसकी लर्निंग, अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी है, उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है और पुअर परफॉर्मेंस के रीज़न फाइंड करने होते हैं। डायग्नोज, अब शब्द से ही पता चल रहा है। अब जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें डायग्नोज करता है। ठीक है, वो जानता है कि आपका जानने की कोशिश करता है कि आप बीमार, आपने क्या खाया, क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपरली एनालिसिस करता है। उसी तरीके से डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है कि टीचर एसेस करता है स्टूडेंट को कि अगर उसके कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसके क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्री टेस्ट हो गया, जैसे एग्जांपल एरर एनालिसिस हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। फिर है रेमेडियल असेसमेंट। ये कब होता है, जब हमने लर्निंग प्रॉब्लम को डायग्नोज कर दिया। अभी किसी को कोई लर्न करने में कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसको ठीक कर दिया, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि भाई उसको कितना वो हुआ। और ये लर्निंग गैप्स को रिमूव करने के लिए होता है, वीक एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए होता है। जो स्लो लर्नर्स होते हैं, ये आपके PYQ है, ये शायद मैंने आपको करवाया भी था, कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए कौन सी होती है, रेमेडियल असेसमेंट होती है। ठीक है, रेमेडियल असेसमेंट होगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाना, रीटीचिंग कराना, करेक्टिव टेस्ट लेना, और इसका नेचर कैसा होता है, करेक्टिव और स्पोर्टिव। इसमें बच्चे को सपोर्ट करना होता है, वो जहाँ गलती कर रहा है उसको वहाँ पे ठीक करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या रखना है ध्यान, फॉर्मेटिव में लर्निंग ये ड्यूरिंग द सेशन होती है। ठीक है, और ये एंड में होएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे फॉर्मेटिव क्या है, इम्प्रूव करेगा लर्निंग को, बार बार टेस्ट लेंगे तो इम्प्रूव होगी। समेटिव में क्या होगा, जज करेंगे लर्निंग को। डायग्नोस्टिक में क्या होएगा, प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे, और रेमेडियल में जो प्रॉब्लम्स फाइंड किए उनको ठीक करेंगे। तो ये इसी में ही आपका सारा आ गया। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंटिन्यूस असेसमेंट फॉर्मेटिव है, एंड टर्म में समेटिव है, लर्निंग डिफिकल्टी को फाइंड करना डायग्नोस्टिक है, लर्निंग गैप को करेक्ट करना रेमेडियल है। फिर से मैंने एक बार इसमें टाइप कर दिया था। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 में चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, ये सबसे ब्रॉड टर्म है, सबसे ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये क्या कहता है, इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस, जो कि स्टूडेंट की वैल्यू को जज करता है बाय यूजिंग मेजरमेंट एंड असेसमेंट। अगर ये इवैल्यूएशन है तो ये मेजरमेंट है और ये असेसमेंट है। ठीक है, इवैल्यूएशन का पार्ट है ये। ठीक है, ये मेजरमेंट और असेसमेंट, इट मीन्स कि इवैल्यूएशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसके अंदर मूल्यांकन विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता, उपलब्धि, प्रगति का निर्णय करने की निरंतर व व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें मापन और आकलन का उपयोग किया जाता है। इवैल्यूएशन किस चीज का आंसर करता है, हाउ गुड, कितना अच्छा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की शिक्षा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, वो मूल्यांकन है। ठीक है, ये इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है कि वैल्यू जजमेंट ओरिएंटेड, कि ये इन्वॉल्व करता है जजमेंट की, गुड है, एवरेज है, पुअर है। ठीक है, इस तरीके से जजमेंट देता है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इसमें मेजरमेंट असेसमेंट दोनों आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके अलावा कंटिन्यूअस है, मतलब ये चलता रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये चलता ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब कि बेस्ड ऑन द प्री डिसाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बेस्ड का क्या मतलब है कि कुछ हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं कि भाई हमें शिक्षा में बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, तो उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जो सिखाया है वो कितना सिखाया है। ठीक है, या हमारे उद्देश्य पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव रहेगा, इसमें मार्क, ग्रेड, ऑब्जर्वेशन सब कुछ रहता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हेल्प करता है प्रमोशन, ग्रेडिंग, गाइडेंस वगैरह में। ठीक है, इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और मेजरमेंट से ब्रॉडर है। तो मेजरमेंट क्या है, एक सिर्फ पार्ट है इवैल्यूएशन का, ये इवैल्यूएशन है तो ये मेजरमेंट है।
अब अगर हम इसको देखें, वन लाइनर रिवीजन करें तो मेजरमेंट क्या है, सिर्फ नंबर्स देना। असेसमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन देना कि बच्चा कैसे है कैसे नहीं है। और इवैल्यूएशन में जजमेंट देना कि भाई वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कई बार करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ये मैंने MCQ में शायद मैंने करवाया भी था PYQ में कि इवैल्यूएशन के करैक्टरिस्टिक्स। तो देखो, जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इवैल्यूएट्स व्हाट इज सपोज टू इवैल्यूएट, उसके जिस उद्देश्य के लिए इवैल्यूएशन किया जा रहा है उसको जिस उद्देश्य के लिए किया गया हो उसी का सही मूल्यांकन करना। कि भाई जो आप इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कर रहे हैं वो मतलब अच्छा मूल्यांकन कब होगा, अच्छा मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है कि वो वैलिड हो। ठीक है, जो जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसी के लिए उसको किया जाए। रिलायबल हो, मतलब उसको उसी मेथड को हम रिपीटेडली यूज़ कर सके, गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर हमने इस तरीके से एक बार किया दूसरी बार भी करे तो वही रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, बार बार करने पर भी समान परिणाम दे। ऑब्जेक्टिविटी की मतलब कोई भी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें इवैल्यूएशन नहीं करना कि हम पहले ही पक्षपात हों या फिर हमारे मन में कुछ हो कि हमें इस तरीके से इस बच्चे को ये करना है। तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, समग्र होना चाहिए, जो कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर सारे डोमेन्स को, बच्चे की ज्ञानात्मक एंगल को भी एनालाइज करे, उसके भावनात्मक को भी करे, क्रियात्मक को भी करे, सारे एंगल को क्या करे वो इवैल्यूएट करे। वो तो कॉम्प्रिहेंसिव समग्रता मतलब सारी चीज़ों को साथ लेके चले। कंटिन्यूटी मतलब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता रहना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी कि भाई हम ऐसा इवैल्यूएशन करें जो उसको इजी हो करने में। अब करने में ही अगर कोई इवैल्यूएशन को करने में 2 महीने लग रहे हैं तो वो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि उसको पढ़ाना भी है, सिलेबस भी पूरा कराना है, बहुत सारे काम है। तो वो ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए कि वो लर्नर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करे, ढूंढ सके। टीचर ऐसा इवैल्यूएशन करे जिससे टीचर को पता चले कि बच्चे की क्या तो कमजोरियां हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं। ठीक है, और वो यूजफुल होना चाहिए। फेयरनेस मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टीचर को सभी लर्नर्स को इसमें मिलनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, VROCCPDUF, पडूफ वरोक वरोक पडूफ, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। फिर अपना इवैल्यूएशन होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस ऑफ इवैल्यूएशन में देखेंगे कि क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों की लर्नर की अचीवमेंट या फिर स्किल्स वगैरह देखने के लिए। तो ये 2 तरीके का होता है, एक क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में पता चल रहा है नंबर्स मेजर करेगा। नंबर कैसे करेगा, टेस्ट के थ्रू। तो एक ओरल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन में भी देखो MCQ बेस्ड हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप हो गया या सब्जेक्टिव हो गया, इस तरीके से अपना ये क्वांटिटेटिव रहता है। क्वालिटेटिव में जैसे इंटरव्यू ले लिया, ठीक है, उसके बाद में चेक लिस्ट होगी, पोर्टफोलियो बना लिया, इस तरीके से हम अब इनको सभी को 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव में देखो मीनिंग क्या है, ये न्यूमेरिक डाटा, स्कोर और मार्क्स देने से रिलेटेड होता है। मेन फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव है नेचर में और इजी कंपैरिजन हो पाता है इसमें। और रिजल्ट एक्सप्रेस नंबर्स में क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि रिटन टेस्ट हो गया, रिटन में भी कौन से, ऐसे टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर ओरल टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे इसमें क्या हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव में ये पोर्शन आ जाए इवैल्यूएशन का। टूल्स में सबसे पहले क्वांटिटेटिव, फिर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं। क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी ऑफ बिहेवियर से, कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं गुणात्मक उपकरण। जैसे कि ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही इसमें ये नहीं है कि एक शब्द में आप बता दोगे, उस वो बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है और इसमें कोई मार्क्स या ग्रेड्स की वो नहीं होती। ये सारे अपने क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अब इनको आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टूल्स को। जैसे सबसे पहले अपना क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आ जाओ, फर्स्ट वन है अपना ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, वॉचिंग स्टूडेंट बिहेवियर इन नेचुरल सिचुएशन। बिल्कुल जैसे क्लास में बच्चे अगर बैठे हैं तो उनके बिहेवियर को वॉच करना। टीचर ऑब्जर्व हाउ ए चिल्ड्रन वर्क इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर टीचर की जो बच्चा है वो कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें हम नंबर तो नहीं दे सकते ना कि वो 10 में से 7 अच्छा बिहेव कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, बट हम उसको गुणात्मक इसको मानेंगे, इससे हम बच्चे का बिहेवियर एनालाइज कर पाते हैं। दूसरा है इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार।
डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है टू अंडरस्टैंड फीलिंग और प्रॉब्लम, जैसे कि टीचर टॉक कर रहा है स्टूडेंट से कि उसको एग्ज़ाम फियर से रिलेटेड, या फिर डायरेक्ट कोई भी टॉपिक पे बच्चे का इंटरव्यू लिया जा सकता है, किसी टॉपिक के ऊपर उसके व्यू पॉइंट जानना। ठीक है, थर्ड अपना है क्वेश्चनियर प्रश्नावली, मतलब रिटन क्वेश्चंस होते हैं और उसके ऊपर क्या होता है कि ओपिनियंस लिए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फिल अ फॉर्म अबाउट लर्निंग इंटरेस्ट, कि उसमें लिख दिया कि लर्निंग इंटरेस्ट अपने लिखो, तो बच्चा उस फॉर्म को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनियर हो गया। फिर रेटिंग स्केल, जिसके अंदर क्या होता है कि जजिंग द डिग्री ऑफ इक्वालिटी एक स्केल के थ्रू, कि एक्सीलेंट था, गुड था, एवरेज था, तो वो क्या हो जाएगा, अपना रेटिंग स्केल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चेक लिस्ट हो गया, चेक लिस्ट में आपने होमवर्क किया नहीं किया, येस नो। ठीक है, उसके बाद में एनिक्डोटल रिकॉर्ड, शॉर्ट रिटन नोट्स होते हैं सिग्निफिकेंट बिहेवियर के। ठीक है, जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स डाल देते हैं किसी बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे कि नेहा ने एक क्लासमेट की हेल्प की बिना किसी की हेल्प मांगे, फिर भी उसने हेल्प की, तो वो अपन ने एक नोट डाल दिया उसके उस जहाँ पे उसका नाम रोल नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे अपन ने एक नोट डाल दिया। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, कंप्लीट और कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके अंदर जैसे मार्क्स, अटेंडेंस, बिहेवियर, हॉबीज एक फाइल में इसमें लिखा जाता है। पोर्टफोलियो, तो इसमें क्या होता है पोर्टफोलियो में कि स्टूडेंट की वर्क का ओवर द शोइंग प्रोग्रेस ओवर द टाइम, मतलब उसके अंदर सारा जो बच्चे का डाटा है ना वो कंप्लीट उसमें लिखा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट के वर्क का सारा डाटा इसमें एक फोल्डर में आ जाता है, उसके प्रोजेक्ट्स, ड्राइंग, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ। फिर केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए स्टूडेंट प्रॉब्लम, उसके बैकग्राउंड की या फिर स्टूडेंट की प्रॉब्लम की इन डेप्थ स्टडी करना, जैसे कि स्टडी करना कि एक बच्चा लगातार बार बार एब्सेंट हो रहा है स्कूल में, तो इसके पीछे क्या कारण है। फिर नेक्स्ट अपना आता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में क्या है कि एक सोशल स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, की एक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है समूह में, कि आपस में इन सब बच्चों के आपस में कैसे रिलेशंस हैं, तो इसमें ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा बच्चा ग्रुप में कौन है, सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कौन है, तो एक सामाजिक जो संबंध होते हैं आपस में उनको ये स्टडी करता है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है सीटेट एस्टेट के लिए, एक होता है नॉर्म रेफरेंस और एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस, ये दो टाइप के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। ये इसमें क्या होता है कि मेजर्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स, औरों के कंपैरिजन में इसमें क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि परसेंटाइल स्कोर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लास रैंक हो गया। फॉर एग्जांपल एक चीज़ देखो, जैसे HSSC और HBSC, अब आपका HBSC में क्या है, मान लो HTET है और CTET है। ठीक है, अगेंस्ट द फिक्स्ड स्टैंडर्ड नॉट अगेंस्ट अदर। इसके अंदर क्या हो गया, मान लो अब CET है। ठीक है, अब CET में क्या है कि CET में कि आपको स्कोर करना है, मतलब मान लो 100 नंबर का पेपर हो गया, अब कोई 80 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, ठीक है, कोई 99 कर रहा है, 85 कर रहा है, 55 कर रहा है, औरों के बीच, औरों की कंपैरिजन में हम उसमें तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई हाँ आप इतना कर लो और आपका काम बन जाएगा, लेकिन HBSC में जैसे HTET और CTET है, इसमें आपको 150 में से 90 नंबर लेने हैं, तो ये क्या, ये क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि भाई आपको इस क्राइटेरिया को जो जो अबव कर देंगे, ठीक है, वो एक गुड कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इसमें नोम वाले में क्या होगा, नोम रेफरेंस टेस्ट में इसमें तो कंपैरिजन होगा, परसेंटाइल स्कोर होगा, रिलेटिव पोजीशन इसमें देखी जाएगी, इसमें फोकस होता है रिलेटिव पोजीशन पे, कंपैरिजन इसमें ग्रुप के साथ में किया जाता है। अब क्राइटेरिया वाले में देखिए तो मेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नॉट अगेंस्ट अदर, औरों से कंपैरिजन, इसमें किसी से आपकी किसी से कोई फाइट नहीं है HTET CTET में, इसमें आपकी खुद से, और जो 90 नंबर का स्टैंडर्ड फिक्स स्टैंडर्ड है उससे आपकी फाइट है कि भी हाँ आपको 90 क्रॉस करना है। ठीक है, औरों से कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, तो जैसे 40% एक डिसाइड कर लिया, अभी 40% पास या फेल होगा। ठीक है, तो ये प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया इसके अंदर रहता है। फिर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो जो पर्सन है या इंडिविजुअल है उसकी मेंटल एबिलिटी, बिहेवियर और पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जैसे स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट हो गया, ये IQ लेवल मेज़र करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि बच्चे की फ्यूचर परफॉर्मेंस और उसके पोटेंशियल को वो करता है, प्रेडिक्ट करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया कि भाई बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, पर्सनैलिटी को डिफाइन होता है इसके अंदर। एटीट्यूड टेस्ट होता है जो कि मेज़र करते हैं लाइक, डिसलाइक,
ओपिनियंस, बच्चों के ओपिनियन वगैरह पता चलते हैं, और इंटरेस्ट हो गया कि उसका किस एरिया में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है NCF 2005। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें आपको बस बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की या वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये किस, एक तो 2005 का NCF है, एक 2023 का है। जो 2005 वाला है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 में जो नेशनल पॉलिसी आई थी ना एजुकेशन की, उसके बेस पे है ये। ठीक है, इस पे मेन फोकस क्या है, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिविज्म की बच्चा खुद कर करके सीखे। तो इसके 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग शुड बी कनेक्टेड टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, रोट लर्निंग का विरोध किया गया, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की गई, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या सेक्युलरिज्म की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, जैसे कि इसमें मेन पॉइंट है कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है, रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना जो होता है उसको डिस्करेज किया गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, मल्टीलिंगुअलिज्म का समर्थन करना है, अलग अलग लैंग्वेज को समान भाव देना है और उनको एक एज अपॉर्चुनिटी लेना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को बढ़ावा देना है कि बच्चा कर करके सीखे। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड पॉइंट्स में जैसे इसमें क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देना, आर्ट म्यूजिक वर्क एजुकेशन को महत्व देना, EVS को कक्षा 3 से 5 में इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनाना। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मेन पॉइंट CCE, कंस्ट्रक्टिविज्म और लर्निंग विदाउट बर्डन, ये मेन पॉइंट इसके अंदर थे। फिर अपनी आती है NCF 2023। ठीक है, ये NEP 2020 के ऊपर बेसिस है। इसका फोकस था होलिस्टिक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और फ्यूचर रेडी एजुकेशन तैयार करना। इसके अंदर मेन फीचर क्या था, 5+3+3+4। जो NEP जो 2020 में आई थी वो इसी स्ट्रक्चर पे बात करती है कि पहले फाउंडेशनल होगी स्टेज बच्चों की, उसके बाद में प्रिपरेटरी हो गया, फिर मिडल हो गया और फिर सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा NCF 2023 का। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देना कि व्हाट लर्नर कैन डू, नॉट जस्ट व्हाट दे नो। ठीक है, कि बच्चा क्या कर सकता है उसके ऊपर बेस लर्निंग को करना, एप्लीकेशन देना, प्लस में उसमें स्किल भी बच्चे के अंदर डालना। उसके अलावा एक्सपेरियंशियल लर्निंग की, लर्निंग बाय डूइंग कर करके सीखना, प्रोजेक्ट देना बच्चों को, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग करना। उसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म पे बहुत यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया। ठीक है, फ्लेक्सिबल इसको रखा गया, मदर टंग और होम लैंग्वेज में बच्चों को स्टार्टिंग के एज में होम लैंग्वेज में सिखाना, मदर टंग में सिखाना। ठीक है, उसके बाद में असेसमेंट रिफॉर्म्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसमें किया गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जैसे ये प्राथमिकता देना, स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स होना, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब हर एंगल से बच्चे का विकास होना चाहिए। कोग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड, इमोशनल भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से सोशल, एथिकल मतलब नैतिक रूप से, फिजिकल मतलब कि बॉडी उसकी स्ट्रोंग हो, स्पोर्ट्स वगैरह हो, तो हर तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए। उसके अलावा वैल्यूज़ और इंडियन नॉलेज सिस्टम, एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इंडिया की जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उनके बारे में बच्चों को नॉलेज देना। टीचर का रोल इसके अंदर कैसा कर दिया, मेंटर की तरह होना चाहिए, टीचर गाइड की तरह होना चाहिए, को लर्नर की तरह इसमें होना चाहिए। तो इसमें मेन पॉइंट क्या आ जाएंगे, NEP 2020 पे बेस है, 5-3-3-3-4 का ये है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है और होलिस्टिक डेवलपमेंट है। अब इसमें अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, तो ये 86 पे बेस है 5 और 2023 वाला 20 पे। ये 10+2 मॉडल था, ये 5-3-3-3-4 पे है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपनाता है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड को। ये लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है, ये होलिस्टिक और स्किल्स पे फोकस करता है कि बच्चों को कोडिंग सिखानी शुरू कर दो आप 6ठी क्लास से ही। ठीक है, असेसमेंट इसमें CCE बेस्ड है, इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग है। फॉर लर्निंग मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें करना। लैंग्वेज इसमें मल्टीलिंगुअल रहेगी, इसके अंदर क्या रहेगा, मदर टंग पे बड़ा ही फोकस किया गया।
इसमें टीचर फैसिलिटेटर है, इसमें टीचर क्या है, मेंटर या फिर गाइड का रोल निभाएगा। उसके अलावा अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है CCE। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कभी पिछले 4-5 साल में आया है, तो आप इसको एक बहुत ही शॉर्ट के अंदर समझेंगे। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि भाई आपका CCE इवैल्यूएशन की कंटिन्यूस मतलब वो चलता रहेगा, जब सेशन शुरू हो रहा है एंड तक। उसके अंदर फॉर्मेटिव टेस्ट भी हो रहे हैं, समेटिव टेस्ट भी हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक भी हैं, हर तरीके से उसके अंदर क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, ओरल टेस्ट, हर तरीके के टेस्ट इसके अंदर रहेंगे। तो इसमें निरंतर बच्चे का आंकलन मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में समग्र जो है, समग्र में क्या रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द से पता चल रहा है। इसमें क्या हमने MCQs में भी किया था, इसमें रहेगा स्कोलेस्टिक प्लस में को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक मतलब कि एजुकेशन से अपनी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होगी उसका टेस्ट, और को स्कोलेस्टिक में स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गई, ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग हो गई, वैल्यूज़ हो गई, मोरल वैल्यूज़, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मूल्यांकन किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो मैंने समरी आपको बता दी, अब हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं इसको कि यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि सीखने की एक पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन है। CCE 2005 की प्रमुख सिफारिश थी। RTE एक्ट 2009 से जुड़ा हुआ था, 1 से 8 में लागू, और एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कम करना। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है, पूरे शैक्षणिक स्तर में लगातार होता रहेगा, जैसे क्लास टेस्ट, ओरल, होमवर्क, ये सब चलता रहेगा, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आधार। उसके अलावा कंप्रिहेंसिव में शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, जैसे कि इसमें भाषा, गणित, EVS वगैरह करना, और को स्कोलेस्टिक में खेल, कला, व्यवहार, एटीट्यूड, ये सारा, ठीक है। और जैसे अपने जो ज्ञान ब्रेन से रिलेटेड, कोग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड हो गया, ये अपना इमोशन से रिलेटेड हो गया, ये अपनी एक्टिविटी बेस्ड हो गया, ठीक है। तो हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है, हर तरीके से मूल्यांकन हमने ऑल एंगल मूल्यांकन करना है, ठीक है। CCE के उद्देश्य क्या है, रोट लर्निंग को कम करना, स्ट्रेस फ्री लर्निंग देना, छात्र केंद्रित जो है वो शिक्षा देना, सीखने की कमजोरी पहचानना, ठीक है। तो ये आप देख लोगे, ये हमने पढ़ लिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, समेटिव टर्म एंड में होता है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। तो CCE क्या करेगा, FA प्लस में ऐसे कर देगा, ठीक है। स्कोलेस्टिक हमने देख लिया, एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये लाइफ के स्किल से रिलेटेड है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है डिसेबिलिटी। इसके बाद में अपना एक ब्रांच का टॉपिक है, सोशलाइजेशन है और मोटिवेशन है। 3 टॉपिक अपने बच जाएंगे। तो डिसेबिलिटी का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी या सामाजिक क्रियाओं में कठिनाई होती है, जिससे सीखने पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अभी आप डिसेबिलिटी ये मत सोचना कि वो सिर्फ शारीरिक है, नहीं, वो बौद्धिक भी हो सकती है, वो सामाजिक रूप से कोई भी क्रिया करने में भी उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल हो सकती है डिसेबिलिटी, इसको सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी से आपको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो 2016 में एक एक्ट आया था, ठीक है, RPWD एक्ट, ये क्या बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमने लेक्चर 1 में ही पढ़ा था, सबसे पहला ही टॉपिक हमने ये पढ़ा था। इसका कहना क्या है कि फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई विकलांग है या फिर कोई शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या कोई भी विकलांगता है, उसको अलग से पढ़ाओ, नहीं, उसको उसी क्लास के अंदर पढ़ाओ, उन्हीं बच्चों के साथ में पढ़ाओ, बस उनको जो स्पेशल नीड की ज़रूरत है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो उसको दो, और सबके साथ में मुख्य धारा में लाके उसको एक साथ पढ़ाओ। ये इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है। तो ये एक्ट जो है, इन्होंने इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया। तो अब हम अगर मेन जो अगर मैं मार्क कराऊं तो आपको देखना है डिसलेक्सिया। इसमें क्या है कि इसमें बच्चे को पढ़ने की समस्या होती है, जैसे कि वो सा को वोज लिखेगा, ठीक है, उसको ये पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, एस को इस तरीके से उल्टा पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, इस तरीके से। तो उसमें स्पेलिंग्स में उसमें काफ़ी गलती होती है, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें रीडिंग स्पीड कम होती है। उसके अलावा एप्रेक्सिया है, इसमें लिखने, चलने, टहलने में निपुण नहीं होते, फिजिकल प्रॉब्लम होती है एप्रेक्सिया के अंदर, ठीक है। तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होगी, रीडिंग से, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब कुछ बना रहे हैं, मतलब कुछ लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राइटिंग डिसेबिलिटी, बच्चा प्रॉपरली लिख नहीं पाते, ठीक है, तो खराब हैंड राइटिंग इसमें आती है। डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेशन से मतलब पता चल रहा है मैथ से रिलेटेड है, तो मतलब कि नंबर्स में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है आपने। उसके अलावा आप थोड़ा सा देखोगे डिस्प्रेक्सिया, इसमें क्या है, हाथ में और आंखों के बीच में वो संतुलन नहीं बना पाता है, हाथ पैर उसके कमज़ोर होते हैं, ठीक है। खेलने में, लिखने में काफ़ी सारी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ये आप
देखेंगे। उसके अलावा डिस्थेमिया में क्या है, तनाव में, स्ट्रेस में रहता है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, स्ट्रेस में रह रहा है, ठीक है। और डिस्मोर्फिया में उसको क्या लगता है कि मेरे हाथ छोटे हैं या मेरे हाथ है ही नहीं, इस तरीके से हाथ या पैर कुछ अंग उसको लगता है कि भाई उसके छोटे हैं, बड़े हैं, इस तरीके से उसको इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। उसके अलावा डिस्फेजिया या फिर अफेजिया भी बोलते हैं, तो इसमें बातचीत करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, शब्दों को समझने में या व्यक्त करने में उसको प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एलेक्सिया जैसे कि पढ़ने में प्रॉब्लम, तो आप अगर मैं मेन फिर भी आपको एक बार बताऊं तो आप ध्यान रखेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्मोर्फिया, ये तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये वाले, ये 4-5 ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे को जो है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जैसे ऑटिज्म वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा अगर हम गिफ्टेड, ये तो हो गए स्लो लर्नर वगैरह, गिफ्टेड स्टूडेंट की बात करें तो उनमें लॉजिकल रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, ठीक है। आईक्यू उनका 140+ होता है, जिज्ञासा उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और इनके लिए एक्सेलरेशन का कंसेप्ट काम करता है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। और आपका पीवाईक्यू ये था कि गिफ्टेड स्टूडेंट में कौन सी टीचिंग रिलेटेड नहीं है, तो उसमें रेमेडियल नहीं होती। रेमेडियल किसकी होती है, स्लो लर्नर की होती है, ठीक है। गिफ्टेड जो बच्चे हैं उनको तो एक्सेलरेट, उनको ज़्यादा काम देना पड़ता है क्योंकि उनकी क्यूरोसिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मल बच्चे जितना काम करते हैं वो पहले ही कर चुके होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा काम देना पड़ता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आ जाओ अपने जो टीचिंग लेवल्स होते हैं, MUR, ये मैंने शायद आपको एक PYQ में भी करवाया था, बट फिर भी हम देख लेते हैं। M से होता है मेमोरी, U से अंडरस्टैंडिंग, और ये टीचिंग लेवल हैं अपने, R है रिफ्लेक्टिव। ये टीचिंग क्रम का हायरार्की जो बताता है कि शिक्षण कितनी गहराई तक हुआ है। मेमोरी जो है वो बहुत छोटे बच्चों को याद कराना, कुछ जैसे ABCD उनको बार बार रिपीट करवाना, याद कराना, तो ये मेमोरी लेवल छोटे बच्चों का होता है प्राइमरी में, ठीक है। जैसे ABCD क ख तो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रिकॉल, इसको बार बार रिकॉल करवाया जाता है, टीचर सेंटर्ड होता है, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इस पर सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग होता है, इसमें बच्चा थोड़ी थोड़ी बातें समझने लग जाता है, ये हम सेकेंडरी लेवल के बच्चों की इसमें बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें कीवर्ड्स देखें सबसे पहले मेमोरी वाले के, तो आप ये देखेंगे कि इसमें जैसे याद करना, टेबल रटना, ठीक है, जैसे कि रिकॉल, रिमेंबर, रिपीट, मेमोराइज, बार बार, ये कीवर्ड जहाँ आपको दिखेंगे वो क्या है, मेमोरी लेवल है। फिर अपना आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, छात्र अर्थ समझ कर सीखता है, न कि केवल याद रखकर, ठीक है। वो याद नहीं करता, वो मीनिंगफुल लर्निंग करता है, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझता है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन इसमें अच्छा खासा रहता है, अपने शब्दों में समझाना इस तरीके से। तो इसमें कीवर्ड्स क्या याद रहेंगे, एक्सप्लेन, वाई, हाउ, इल्यूस्ट्रेट, ठीक है। तो ये अपना MU में क्या आ जाएगा, समझना, ठीक है, वो समझने लग जाता है, अपने वर्ड्स में लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा, वाई, ये सब। फिर R है जो सबसे हाईयर, जैसे PhD लेवल हो गया, मास्टर्स लेवल हो गया, इस लेवल की टीचिंग होती है। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज टाइप में, एनालाइज हो गया, क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो गया, इस तरीके से बहुत हाईयर। ये मीडियम लेवल था, ये सबसे लोवेस्ट था, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है रिफ्लेक्टिव। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, समस्या का इसमें समाधान खोजा जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, डिस्कशन, डिबेट, ये सब रहता है, ठीक है। कीवर्ड्स की बात करें तो एनालाइज, इवेल्युएट, जस्टिफाई एंड प्रेडिक्ट, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, या फिर उनके फादर्स कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले अपना क्या है, साइकोलॉजी की मैं बात करूँ, फादर ऑफ साइकोलॉजी सबसे अगर ओल्डेस्ट टर्म्स में कौन थे, एरिस्टोटल थे। साइको जो वर्ड है वो किसने दिया, रिडोल्फ गोकेल ने दिया, इन्होंने बुक लिखी थी, रुडोल्फ गोकेल ने ही ये बुक लिखी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चरलिज्म में 1819
1890 में ये आया, ठीक है। इसके मेन फाउंडर कौन है, फाउंडर ही पूछते हैं मेनली, विलेम वुंट थे इसके। और वुंट जो थे वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी थे। और ये इंट्रोस्पेक्ट करता है, अंदर झांक के देखना, अपने अंदर झांक के देखना, अपने विचारों को स्टडी करना, तो ये इसके अंदर आता है। फंक्शनलिज्म जो है वो 1895 में आया। विलियम जेम्स जो है इसके फाउंडर थे। इनको आपको फाउंडर याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेम्स। और विलियम जेम्स ने बुक कौन सी लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, ये याद रखनी है आपने। और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, फंक्शनलाइज। उसके बाद में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो देखो साइकोलॉजी है, इसके फादर देखो जो एरिस्टोटल है वो ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री के टाइम के हैं, लेकिन अभी अपन मॉडर्न की उसकी अभी की बात करें तो यहाँ पे विलियम वुंट जो है वो कौन है, इसके साइकोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने पहली साइकोलॉजी लैब खोली थी लिपजिग जर्मनी के अंदर में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी पे जीन पियाजे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जीन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव, जहाँ पे भी जो ये कॉग्निटिव वर्ड आएगा वहाँ पे जीन पियाजे का नाम आएगा। इन्होंने बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड काम इन्होंने किया है, ठीक है। ये सीटेट में बड़ा पूछा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे और किसने काम किया, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने। उसके बाद में हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो जहाँ भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम आएगा वहाँ पे थॉर्नडाइक का नाम ज़रूर आएगा। इन्होंने ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ लर्निंग, काफ़ी कुछ इन्होंने दिया है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम लेते ही आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आना चाहिए। फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अभी हमने देखा विलियम वुंट जिन्होंने की जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के फादर भी हैं और रियल साइकोलॉजी के फादर भी बोलते हैं। 1879 में पहली लैब इन्होंने खोली थी लिपजिग जर्मनी के अंदर। फिर बिहेवियरिज्म की बात करें तो जो अपना लर्निंग वाला प्रोसेस है, जो पैवलोव, जो कुत्ते बिल्ली वाले अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अभी लेटर ऑन एग्जाम्पल वीडियोस में अपन करेंगे। तो जो बिहेवियरिज्म है इसके फादर कौन है, जॉन वाटसन। और इसके अलावा इन्होंने किस किस ने काम किया यहाँ पे, पैवलोव ने, हल ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। उसके अलावा आपने देखना है साइको एनालिसिस किससे रिलेटेड है, सिगमंड फ्रॉइड ने, इनकी थ्योरी भी है, हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी करी थी लेक्चर नंबर 2 में, साइको एनालिसिस थ्योरी ही थी उनकी, ठीक है। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड हो जाएगा। जेस्टल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन है, मैक्स वर्थमियर, जिसमें बोलते हैं होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स, पार्ट से ज़्यादा बड़ा कौन है, पूरा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ भी ये की टर्म आपको दिखे तो वो जेस्टल्ट साइकोलॉजी का नाम आ जाएगा। उसके अलावा एक आपको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी देखनी है, इसमें कौन है, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। और ये सब आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट से रिलेटेड पियाजे ने बात की। सोशल साइकोलॉजी जो है वो कौन है, कुर्ट लेविन। तो ये आपने ध्यान रखनी है, बाकी आप एक बार इनको स्किप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना सोशलाइजेशन, और उसके बाद में मोटिवेशन एक टॉपिक और अपना बचता है, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मूल्य, मानदंड, विश्वास, भाषा, व्यवहार व संस्कृति को सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, ठीक है। मतलब सोशलाइजेशन में कि समाज के अलग अलग उसकी संस्कृति, भाषा, व्यवहार, विश्वास, थॉट, सब कुछ जो वो कोई भी जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेके एंड तक उसका सोशलाइजेशन होता रहता है, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड, मीडिया, कल्चर, एजुकेशन, हर जगह से उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण होता है। और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। फिर आप एक दो डेफिनेशन इसकी देख लोगे कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, कि व्यक्ति समूह के नियम जहाँ सीखता है वो क्या है, समाजीकरण है, ठीक है। उसके बाद में हमारे की फीचर्स आपने ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, समाज और व्यक्ति दोनों से जुड़ी हुई ये है, व्यक्तिगत निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आगे से आगे हमारी संस्कृति का क्या होता है, हस्तांतरण होता है और व्यवहार को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब एजेंट्स कौन है, सबसे पहले फैमिली, फिर स्कूल, फिर अपने मित्र, पीयर ग्रुप हो गया, कम्युनिटी, मीडिया, रिलीजन, कल्चर, ठीक है। और फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंट है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी में जैसे अपना स्कूल आ गया, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी में क्या है, अपना बचपन में फैमिली हो गया, सेकेंडरी में स्कूल हो गया, एंटीसिपेटरी में भविष्य की भूमिका को तैयार करने वाला सोशलाइजेशन हो गया। तो यहाँ तक आपने ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये मैंने फिर भी एक पॉइंट डाल दिया कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, फैमिली फर्स्ट एजेंट होती है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, और सोशल नॉर्म्स जो है वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखे जाते हैं। फिर अपना लास्ट टॉपिक बचता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने, व्यवहार शुरू करने और दिशा देने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि ये किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने, व्यवहार करने, दिशा देने और उस दिशा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। मोटिवेशन तो आपको वैसे ही पता है, ये उसी मोटिवेशन की बात हो रही है जो आपका बार बार डाउन हो जाता है एग्जाम डेट नहीं आती तो, ठीक है, लेकिन हमें इसको बनाए रखना है। तो इसमें आप देखेंगे, एक दो डेफिनेशन देख लेंगे कि मोटिवेशन क्या है। इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन, किसी काम की ओर लेके जाने का जो वो प्रोसेस है। अब मोटिव्स हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, मोटिव इसमें पढ़ने हैं। अच्छा, आप एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी मोटिवेशन की, किसने दी थी, कि उन्होंने बोला था कि मोटिवेशन ऐसी चीज़ है जैसे एक जो हाईवे होता है, उस हाईवे पे स्मूथली कोई व्हीकल चल रहा होता है, ठीक है, तो वो स्मूथली चलता है, उसी प्रकार मोटिवेशन से उसको कनेक्ट किया था। किस उन्होंने किया था, थिंकर ने, ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद में मोटिव्स की बात करें तो ये जो मोटिव्स विशिष्ट कारण या फिर आवश्यकताएं हैं जो व्यवहार को उत्पन्न करती है, अराउज करती है। जैसे मोटिवेशन एक प्रोसेस है, लेकिन मोटिव क्या है, नीड। मान लो अपने को भूख लगी है तो वो क्या है, वो मोटिव है, वो भूख जो लगना वो मोटिव है। फिर हम क्या करेंगे, खाना ढूंढेंगे, काम करेंगे खाना खाने के लिए, वो अपना मोटिवेशन, वो पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो कारण है, ज़रूरत है, वो क्या है, मोटिव। इसके टाइप्स आप देखोगे, जैसे प्राइमरी मोटिव भी बोलते हैं इनको, इनेट भी बोलते हैं, जन्मजात। ठीक है, ये बायोलॉजिकल होते हैं, जन्म से ही मौजूद होते हैं, सभी में होते हैं, सीखने की इनमें आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, पेन, अवॉइडेंस, ये सारे जो है वो बचपन से, पैदा होते ही आदमी के अंदर ये चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि हंगर क्या है, इनेट मोटिव, जन्मजात है। ठीक है, फिर है सेकेंडरी मोटिव, अपने एक्वायर, ये हम एक्वायर करते हैं, जो सीखने और सामाजिक अनुभव से विकसित होते हैं। जैसे कि सामाजिक व मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति से व्यक्ति में, हर किसी में ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी में पावर लेने का मोटिव है, किसी में अचीवमेंट का है, किसी में स्टेटस का है, मनी का है, अलग अलग तरह के। ये हमने समाज से सीखे हैं। हम जब पैदा हुए थे हमें नहीं पता था कि हमें स्टेटस नाम की कोई चीज़ होती है, हमें ये बनना है, हमें पैसा कमाना है। बचपन से जब पैदा हुए तब नहीं पता था, ये हमने समाज से सीखा है, अर्जित किया ये हमने। ठीक है, जैसे अचीवमेंट मोटिव क्या है, एक्वायर्ड मोटिव है। सोशल मोटिव्स जो हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कोऑपरेशन करना, सिंपैथी, दया भावना, जो भी वैल्यूज़ वाला है वो सामाजिक के अंदर, इमिटेटिव, कॉपी करना, रिकॉग्निशन, एक नाम पाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। जनरल मोटिव्स मतलब कि नॉर्मली जो सामान्य उद्दीपन, जैसे कि क्यूरोसिटी होना, चीज़ों का मैनिपुलेट करना, ये। तो इसमें जो मैं बोलूँ तो इनेट और अपना जो एक्वायर्ड है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है। जो ये हंगर और थर्स्ट वाला है ना, ये PYQ में मैंने आपको करवाया भी था, ये वाला मोटिव। ठीक है, ये PYQ में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे अगर एक टेबल से इनको देखें तो दो चीज़ें हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिव होता है, एक ये PYQ है, ये पेपर में आया हुआ है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, अंदर से प्रेरणा आएगी आप में, इसको कोई, ये स्थायी रहता है, लंबे टाइम तक रहता है। इसमें आपको बार बार घर वालों को नहीं बोलना पड़ता बेटे पढ़ लो, बेटे पढ़ लो। ठीक है, या आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखनी पड़ती कि मोटिवेशन की, कि चल आज मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, डीमोटिवेश हो रहा हूँ मैं, डिप्रेस हो रहा हूँ। इंट्रिंसिक में क्या होएगा, आपके अंदर से प्रेरणा आएगी कि मुझे ये काम करना है तो करना है, आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको अलार्म लगाने से पहले खुद से ही जाग आ जाएगी 4 बजे, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन एक्सट्रिंसिक क्या है, बाहर से प्रेरणा। इसमें सेल्फ, इसमें क्या है, जैसे सेवा की भावना रखना, वो सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, बाहर से प्रेरणा आएगी, कोई आपके अंदर क्या, कोई लालच होगा। वो लालच किस तरीके का हो सकता है, आपकी सैलरी का लालच हो सकता है कि चल मैं पढ़ लेता हूँ, जॉब लग जाएगी, पैसा आएगा, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। हो सकता है आप किसी प्राइज़ के लिए, कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है प्राइज़ लेने के लिए, या घर वालों की प्रशंसा के लिए कोई पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बाहर से प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, तो ये रोट लर्निंग भी बढ़ा सकता है और ये अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। यहाँ पे आप ये देखोगे, अचीवमेंट जो है वो एक्वायर्ड मोटिव है, हंगर इननेट है। ठीक है, रिवॉर्ड जो है वो एक्सट्रिंसिक है, और इंटरेस्ट क्या है, इंट्रिंसिक है, ये एक्सट्रिंसिक है।
ठीक है। मोटिवेशन हमने ये देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इंटरनल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड होता है, एनर्जाइजिंग फोर्स है, ऊर्जा प्रदान करता है हमें, एक दिशा देता है और व्यवहार को हमेशा एक स्थिर बनाए रखता है, व्यक्तिगत है, हर किसी में अलग अलग प्रेरणा हो सकती है, डायनामिक होता है, समय और परिस्थिति व अनुभव से बदलती रहती है। ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे पहले कोई नीड होएगी, मोटिव आया, मोटिवेशन आया, फिर अपना उसी अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है। उसके बाद में टाइप्स हम देखें तो इंट्रिंसिक हमने देखा, जब व्यक्ति रुचि, आनंद, संतोष के लिए कार्य करता है, जिससे ये लर्निंग के लिए अच्छा होता है। एक्सट्रिंसिक हमने अभी देख लिया, पुरस्कार, अंक, प्रशंसा या दंड के कारण किया जाता है, जैसे कि इनाम के लिए पढ़ना, परीक्षा पास होने के लिए पढ़ना, ये सारी चीज़ें। पॉजिटिव में जैसे कि पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, प्रशंसा, प्रोत्साहन करने के लिए। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, जैसे कि कोई दंड, डर या फिर कोई आपकी बुराई करेगा, उसके चक्कर में आप नेगेटिवली, मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन है वो। ठीक है। इनेट हमने देख लिया, जन्मजात है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप। एक्वायर्ड हमने देखा, सेकेंडरी, स्टेटस, पावर, अचीवमेंट, समाज से हम ये चीज़ें सीखते हैं। कॉन्शियस मोटिवेशन जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, हम सचेत होकर तैयारी करते हैं। अनकॉन्शियस जैसे कि अपनी आदतें हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब अपने 9 से 10 टॉपिक्स जो है इस वीडियो में अपने कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद में PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। और वो क्या है, कंसेप्ट क्लिप्स 11 ठीक है। इसकी जो ID है या फिर लिंक जो है वो हमने इंस्टा ID पे बायो में डाल रखा है। ठीक है। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, तो वो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हो। अब अपना पहला टॉपिक क्या था, मेजरमेंट। दूसरा क्या था, असेसमेंट। तीसरा क्या था, इवैल्यूएशन। चौथा क्या था अपना NCF 5 और 23। ठीक है। फिर CCE, ठीक है, CCE। फिर मान लो अपना क्या है, मान लो मोटिवेशन हो गया या जो भी आपने, ठीक है। तो अब आपने इसमें की पॉइंट्स जो मैंने बताए ना, अभी ये इंपॉर्टेंट है, या आपको लग रहा है भी हाँ ये याद रखने वाली बात है, वो की पॉइंट आप यहाँ लिख दो, की पॉइंट यहाँ ऐसे लिख दो, इसी तरीके से। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से करोगे। मोटिवेशन हो गया। और अपन ने अभी क्या पढ़ा, जैसे ब्रांचेस पढ़ी थी, डिसेबिलिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, हमने सोशलाइजेशन पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक्स के आप जो मेन पॉइंट है वो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लोगे। एक पेज पे आपकी सारी लॉजिक बेस्ड वाले हो गया, एक पेज पे उस पेज के बैक साइड पे अपना क्या हो जाएगा, सारी थ्योरी हो गई। थर्ड पेज पे दूसरा पेज लोगे, वहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से 6 वीडियो और 3 पेज पे आपकी सारी CDP आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। बट फिर भी अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता है तो नोट्स जो है, जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, वो मैं कंसेप्ट क्लिप्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। एग्ज़ाम डेट को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो। अगर होना होगा आपका एग्ज़ाम तो 1 या 2 दिन में हार्डली लास्ट 22 तारीख तक आपके पास में कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें, मोटिवेटेड रहें। थैंक यू।